Hello everyone, welcome to Analyzer. Today we will discuss fundamental right and one question from citizenship. सिटीजनशिप में एक्चुअली क्या है ना कि काफ़ी टाइम से सवाल क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चंस हैं पिछले लास्ट, अगर आप 10 ईयर्स का देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा सिटीजनशिप। तो स्टार्ट करने से पहले ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं पॉलिटी का। देखिएगा 2013 में 16 क्वेश्चन है, 2014 में 14 क्वेश्चन है, 15 में 13 क्वेश्चन है, 16 में 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे काफ़ी कम हो गया था। एंड 2017 में जस्ट एक ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर, कितना 22 क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा। 2018 फिर 13 है, 15 है, ऐसे करके 2014 में 18 क्वेश्चन पूछा गया है, 18 क्वेश्चन, राइट। अगर आप थोड़ा सा और माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो अगर आप टॉपिक वाइज देखिएगा तो 17 में 4 क्वेश्चन है, 18 में 3 क्वेश्चन है, 19 में 1 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन एंड 24 में भी 1 क्वेश्चन है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो सिटीजनशिप, ये वाला क्वेश्चन कहती है कि विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजन एंड वन डोमिसाइल, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे इंडिया में हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। एंड द ऑप्शन 2 इज अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट की बात हो रही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग थ्रू नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एंड ऑप्शन 3 कह रहा है कि फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्रेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रॉड के थ्रू, अगर फ्रॉड या यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी में उनको पाया जाएगा तो उनका सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा, राइट, नन एंड वाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज़ ओनली करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट के डिस्कशन में, राइट। फंडामेंटल राइट, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ ए नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इज इट इंटाइटल टू। तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आर्टिकल 30 में आप जब देखेंगे तो ऐसा कहा गया है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू द लोकसभा। बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव हमारे इसमें नहीं है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज इट कैन डेराइव बेनिफिट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट ऑफ व्यू, 15 पॉइंट प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट सही है। और थोड़ा सा जान लेते हैं 15 पॉइंट प्रोग्राम होता क्या है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पर जॉब के लिए भी कर सकता है, या फिर ओवरऑल माइनॉरिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उनका सोशियो इकोनॉमिक और जितने भी सारे मतलब सोशली जो डेवलपमेंट का काम है वो इस प्रोग्राम के थ्रू कर सकता है। बट जहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा है, लाइक सिख अगर मान के चलिए कि सिख का किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर कोई इस प्रोग्राम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ कर सकती है, राइट। जैसे कि तरन तारन एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सिख कम्युनिटी ज़्यादा है, किशनगंज नाम का है बिहार में एक, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसे करके कर सकता है। बट एक बात यहाँ पर हम लोग को याद रखनी है, वो भी कि माइनॉरिटी वर्ड जो है वो कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी जो वर्ड है वो कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिएगा राइट टू इक्वेलिटी, अगर आप देखिएगा राइट टू इक्वेलिटी तो ये आर्टिकल 14 to 18 है। फ्रीडम का देखिएगा तो ये 19 से 22 है, राइट। एक्सप्लॉयटेशन का देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 23 से 24। फिर आपका हो जाएगा रिलीजन का, तो ये 25 से 25 to 28, फिर 29 to 30 माइनॉरिटी, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर होगा एबोलिशन प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ये स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लॉयटेशन में आता है ये। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 17 में, और आर्टिकल 17 आता है राइट टू इक्वालिटी में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ बिल्कुल नहीं है, ये तो आर्टिकल 29-30 में बात करती है।
प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैक्टर ऑफ माइंड, ये स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट जो है एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, तो इस यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1 and 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज़, राइट। तो यहाँ पर है क्या कि ऑप्शन कह रहा है कि राइट आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, राइट आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट। देखिए राइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा कैसे कर सकता है। राइट नॉट ड्यूटीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, ये स्टेटमेंट तो देखने में ही गलत लग रहा है। ड्यूटीज़ नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ड्यूटीज़ में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो इन्वायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये ड्यूटीज़ में आता है। तो आप प्रोटेक्ट कीजिएगा तब ना, अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा तो किसी का राइट टू लाइफ वायलेशन हो जाएगा। अगर आप प्रोटेक्ट कीजिएगा तो किसी का राइट टू लाइफ को मतलब आप कर्टेल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से मान के चलिए कि अगर आप ड्यूटीज़ को देखिए, हम यहाँ पे बताते हैं, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज, मान के चलिए, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मान लीजिए कि आप इंटीग्रिटी को हार्म कर रहे हैं, राइट, तो दूसरे का राइट टू लाइफ को तो आप वायलेशन कर रहे हैं ना, तो ऐसे कैसे होगा। तो इसलिए राइट एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव, राइट, ये स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी क्या है सोसाइटी में। तो देखिए आइडियोलॉजी तो सबका अलग अलग होता है। आइडियोलॉजी रिस्ट्रेन अगर आप देखिएगा तो किसी को मतलब किसी के राइट्स को किसी को पीछे करके सोसाइटी आगे तो नहीं बढ़ेगी। कंपटीशन अगर तो ये तो बैकफायर कर जाएगा ना, कि कंपटीशन को अगर आप नहीं कीजिएगा, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन कर दीजिएगा तो ग्रोथ नहीं होगा। तो प्रिविलेज जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो इसमें कह रहा है कि राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। कैसे हो सकता है। राइट आर प्रिविलेज, भाई प्रिविलेज कैसे होगा, ये एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल है, ये मैंडेटरी है राइट देना। तो प्रिविलेज का तो बात ही नहीं है, प्रिविलेज तो बात ही नहीं। राइट आर प्रिविलेज ऑफ द फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा राइट आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, राइट। इसी में वो असल में यहाँ पर इसमें कुछ केसेस थे। एक केसेस इसमें बहुत फेमस है, R.D. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें कहा गया है कि कोई भी एंटिटी अगर जिसमें कुछ भी गवर्नमेंट से अगर वो गवर्नमेंट से लिंक है तो वो स्टेट हो जाएगा। और जब स्टेट हो जाएगा तो कोई भी सिटीजनशिप वहाँ पर अपना राइट को क्लेम कर सकता है। बट जुडिशरी जो है, जुडिशियल, वो स्टेट में नहीं आता है। लेकिन एक्सेप्शन इसमें यह है कि स्टेट में वो तभी आएगा जब वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लेंगे, राइट, या कोई फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे तो फिर वो स्टेट में आ जाएंगे। बट ऐसे मतलब नॉर्मल केसेस में जुडिशरी जो है वो स्टेट में नहीं आता है, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल। बिल्कुल ये कर सकता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट और नो जजमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। KBC केशवानंदा भारती केस 1973 में आप देखिएगा तो उसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर है तो भाई 9th शेड्यूल में आप डाल देंगे तो बेसिक ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये भी रिव्यू कर सकती है कोर्ट, राइट। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, राइट। देखिए रूल ऑफ लॉ के बारे में लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट होता है। आर्टिकल 75 आप देखिएगा तो उसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट
आर रिस्पॉन्सिबल टू टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक मतलब लेजिस्लेचर। तो ये तो केस बिल्कुल उल्टा कह रहा है। एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट, ऑप्शन 4 कह रहा है लिबर्टी एंड सिविल राइट। तो इसमें देखिए है क्या ना कि यहाँ पर एक भी सही है, दो भी सही है और चार भी सही है। तो ये स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को नोट करना चाहिए, एवी डाइसी जो है, एवी डाइसी ये बताया था रूल ऑफ लॉ के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में कि 3 टाइप का होता है, जिसमें इंडिविजुअल राइट्स, दूसरा होता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा होता है आर्बिट्रेशन, मतलब एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। ये 3 चीज़ होता है रूल ऑफ लॉ में। तो आप इसमें देखिएगा तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement। देखिए राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी। तो आर्टिकल 14 एंड प्रोविजन अंडर द 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। आर्टिकल 17, अरे भाई ये तो राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है, और प्राइवेसी जो है फ्रीडम की बात है, फ्रीडम में आता है। और फ्रीडम कहाँ आता है? 19 to 22। तो ऐसे तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए आर्टिकल 22 में तो फ्रीडम गारंटेड पार्ट 3, ये स्टेटमेंट लग रहा है सही है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 24 प्रोविज़न अंडर द 44th अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 24 जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ फ्रीडम की बात करें, राइट टू प्राइवेसी उसी में आता है, और राइट टू प्राइवेसी आती है आर्टिकल 21 में। ये पुट्टा स्वामी का केस था, पुट्टा स्वामी 2017 का पुट्टा स्वामी केस में ये डिसाइड हो गया था कि ये आर्टिकल 21 में आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी पर्सन वंस चॉइस। तो देखिए फिर यहाँ फ्रीडम की बात आ रही है। जब फ्रीडम की बात आएगी तो 19 to 22 याद आएगी। जब 90 to 92 याद आएगी तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 19 यहाँ पर एक है, 21 है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और आर्टिकल 19 में एक्सप्रेशन की बात है, और यहाँ पर लिबर्टी की बात है। तो स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, आर्टिकल 21 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबल एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देखिए डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिस्क्रिमिनेशन अगर आप देखिएगा तो ये इक्वेलिटी का पार्ट है। तो इक्वेलिटी का पार्ट है तो याद हम लोग 14 से 18, राइट। इक्वेलिटी 14 to 18। तो जब 14 to 18 का बात है तो देखिए राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ये तो होगा नहीं, फ्रीडम की बात है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये आर्टिकल 32 में आता है, ये भी नहीं है। राइट टू इक्वालिटी तो ये वाला भी नहीं, राइट टू इक्वालिटी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि राइट टू फ्रीडम तो आपका 19 to 21 है, फिर सॉरी 19 to 22 है। तो इसका स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन द फंडामेंटल राइट which of the following parts of the Constitution of India reflects the principle and provisions of the Universal Declaration of Human Rights। देखिए ह्यूमन राइट के बारे में कहा गया है, UDHR, इसके बारे में कहा गया है। इसमें क्या है कि अगर आप देखिएगा ना UDHR को, तो ये 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, राइट। लेकिन उसमें था कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए प्रियम्बल में बिल्कुल मेंशन है, चूँकि प्रियम्बल में आप अगर देखिएगा तो आर्टिकल 3 कहती है, मतलब UDHR का आर्टिकल 3 कहती है लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी एंड लाइफ।
तो ये हो जाएगा, प्रीएम्बल में हो जाएगा, क्योंकि प्रीएम्बल में लिबर्टी की बात करते हैं हम लोग, राइट। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब डीपीएसपी में है क्या, तो डीपीएसपी में इसलिए है क्योंकि यूडीएचआर का आर्टिकल 22 कहती है सोशल सिक्योरिटी के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में। जब सोशल सिक्योरिटी के बारे में यहाँ बात करती है तो हम लोग रिलेट कीजिए कि सोशल सिक्योरिटी कहाँ हम लोग को मिलता है, डीपीएसपी में मिलता है, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है या नहीं है इनकॉर्पोरेटेड, तो आप देखिएगा कि चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्ड लेबर या चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड को एजुकेशन देना हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, राइट। और ये यूडीएचआर में भी कहा गया है, राइट। तो इसी वजह से स्टेटमेंट यहाँ पर आपका 1 2 3 हो जाएगा। अब जाते हैं राइट टू प्राइवेसी, फिर अगेन वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी, आर्टिकल 21 इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेजिस्लेशन which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of the law violates one of the following articles of the constitution। तो देखिए अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर का पावर किया गया और अनगाइडेड बोला गया है, तो भाई ये राइट टू इक्वालिटी को तो सीधा सीधा हार्म कर देगा, राइट टू इक्वालिटी को ही ना हार्म करेगा ये। अगर मान के चलिए कि स्टेट को अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल पावर दे दिया जाए तो आपका इक्वालिटी कम हो जाएगा, सीधा बात। तो यहाँ पर मतलब ऑप्शन में है, ऑल्दो आर्टिकल 21 भी कम होगा, 19 भी कम होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन में ऐसी चीज़ें हैं नहीं, ये सारे ऑप्शंस हैं दूसरे टाइप के। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आर्टिकल 14 ही है, राइट, 14 ही है। So next question is, with reference to the writs issued by court in India, consider the following statement: mandamus will not lie against private organization unless it is interested with the public duty। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि mandamus जो है ना, mandamus का मतलब होता है वी कमांड, और ये जो है वो कोर्ट जो है पब्लिक अथॉरिटी को भेजती है, पब्लिक ऑफिसेस को करती है, राइट। तो ये तो प्राइवेट अगर आ गया तो ऐसा स्टेटमेंट प्राइवेट नॉट लाई प्राइवेट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑप्शन, मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट। भाई जब गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिस के में ही मैंडामस का यूज़ हो सकता है तो यहाँ पर कैसे नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। देखिए पब्लिक माइंडेड पर्सन बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ऐसे करके 1 और 3 आंसर आपका सही हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ लास्ट क्वेश्चन। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका फर्स्ट अमेंडमेंट। इसी में 9 शेड्यूल को ये किया गया था, और इसीलिए किया गया था कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट लगा रही थी वो बहुत अलग टाइप का लग रहा था गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने 9 शेड्यूल में डाल करके कुछ लॉस को उससे प्रोटेक्ट कर दिया था फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। देखिए राइट टू प्राइवेसी में क्या था, पुट्टा स्वामी केस 2017 में इसको आर्टिकल 21 में प्रोनाउंस कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट आपका 21 हो जाएगा। ये इस बार का सवाल है, 24 में पूछा गया है। मतलब आप देख रहे हैं राइट टू प्राइवेसी से कितना क्वेश्चन, मतलब फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, ये फेवरेट एरिया है। आई थिंक द डिस्कशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एंड थैंक यू।